जाते हैं, और जब बारिश हो जाती है तो पूरे बनाए सारे खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह के छोटे दस्तकारों को भी मुआवजे का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। तीसरा है कि हमारे यहाँ रेलवे का ओवरब्रिज है, डिप्टी सीएम बैठे हैं यहाँ, और वो ओवरब्रिज जब से बना है तब से डिफेक्टिव है। मैंने वहां के लोकल पीडब्ल्यूडी एक्शन को कहा था कि रेलवे के अधिकारियों से बात करके उसको ठीक करा दो। उसको 3 साल हो गए और अब उस पर बिल्कुल वेव्स पड़े हुए हैं, और पैदल जो मोटरसाइकिल पे चलने वाले आदमी हैं उनके लिए बड़ा रिस्की है। तो मेरा अनुरोध है कि रेलवे से संपर्क करा के या पीडब्ल्यूडी से उस रेलवे क्रॉसिंग को, जो निजामपुर रोड पे रेलवे क्रॉसिंग है, वो जो रेलवे फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर को ठीक किया जाए। और महोदय चाहूंगा कि उसका एलसी नंबर जो भी है लेवल क्रॉसिंग, वो मैं भिजवा दूंगा, वो डिटेल दे दे कि हम उसको इमीडिएटली चेक करें, क्योंकि हमारे संज्ञान में एक कोसली शहर का रेलवे ओवरब्रिज ऐसा आया था जिसमें वाइब्रेशन थी। आज उसको पूरा डिसमेंटल कर हमने दोबारा बनाया। अगर ऐसा निजामपुर के आसपास किसी रेलवे ओवरब्रिज पे तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाएं। थैंक यू जी, थैंक यू। एक अंतिम बात अध्यक्ष महोदय जो मैं आपको कहना चाहता हूं, थोड़ी सी मुझे नहीं लगता कि आउट ऑफ द वे लगती है, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी सामाजिक समस्या ये बन चुकी है कि इसकी तरफ हर आदमी को ध्यान करना चाहिए, गौर करना चाहिए, और इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, प्रेम विवाह के नाम पर रोजाना लड़कियां जा रही हैं, वो भी कोई बात ना, प्रेम विवाह बुरी, मैं उसकी बुराई नहीं करता, लेकिन पारिवारिक रिश्ते खत्म हो रहे हैं, समाज का ताना बाना खत्म हो रहा है, बिल्कुल खून के रिश्तों में भी शादियां होने लग गई। अध्यक्ष महोदय, इस बात पे मैंने आपके यहाँ मैंने आधे घंटे की चर्चा के लिए प्रस्ताव भी दिया है। मुझे नहीं पता उस पर वो स्वीकार होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरा ये अनुरोध है कि ये बहुत बुरी बीमारी है। समाज की सुरक्षा अगर खत्म हो गई तो आदमी बिना समाज के रह नहीं सकता। और जहां तक पर्सनल लिबर्टी की बात है, बड़ी अंग्रेजी की बड़ी फेमस सेइंग है कि लिबर्टी इज नॉट ए पर्सनल अफेयर बट इट इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। समाज के अंदर रह के ही आदमी अगर आजादी अपनी एंजॉय करे तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी बुरी बीमारी है, मैं इसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता। नहीं, मुझे डर लग रहा है वो अवस्था आने वाली है जब माँ बाप को अपने बच्चों पर भी निगरानी रखनी पड़ेगी। तो इसके बारे में समय रहते हुए इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते। धन्यवाद। श्री राम कुमार गौतम जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया। मैं आपके माध्यम से, एक तो हमारे 2021 में खरीफ फसल की बड़ी तबाही हुई थी, गुलाबी जो सुंडी है उसने तबाह कर दिया था सारा इलाका, और लोगों ने तहसील के ताला लगा दिया था। सब तहसील है वहां, और ये हमारे मंत्री भेजे होंगे मेरा ख्याल दुष्यंत ने कि भाई आके उनको कह आओ मुआवजा दिला देंगे। तो 15 करोड़ 44 लाख रुपए वहां मुआवजे के तौर पर भेजा था, लेकिन 7 करोड़ ही बांटा गया। बाकी जिन्होंने बीमा करा रखा था उनको बेचारों को पैसा नहीं मिला। इसी तरह से 22 में बहुत तबाही हुई थी, 22 में भी उसका कुछ नहीं मिला। 23 में तो सारे इस इलाके में हुई, हमारे में नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब ये है, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान है तो देश खुशहाल है, किसान खत्म हो गया तो देश खत्म हो जाएगा। तो इमीडिएटली इस पर कार्रवाई करो। और जो मंत्री आश्वासन दे के आया, अगर ये महकमा भी रेवेन्यू दुष्यंत के पास है, सरकार का बड़ा पुर्जा है भाई, ध्यान करके फटाफट वो पैसे बंटवाओ और 22 का भी मुआवजा उनको दिलवाओ। दूसरा, तलवंडी राणा, ये सरदार पटेल के वंशज कहते हैं अपने आप को, उन्हीं को अपना सब कुछ मानते हैं। उस गांव के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। 5 किलोमीटर सिर्फ सड़क बननी थी, 2.5 किलोमीटर का तो दुष्यंत ने वो फीता भी काट आया, लेकिन 2.5 किलोमीटर पर जो बहुत जरूरी है अभी रह रही है, वो फौरन से 311 दिन से बेचारे लोग बैठे हुए हैं वहां, माताएं बहनें बेटियां तड़फे लग रहे हैं। हर हिसार जाने वाले को 18 किलोमीटर फालतू, ये तो मेरे ख्याल शुरू होगी 18 किलोमीटर जाना नहीं, दूसरी तरफ अभी ध्यान नहीं दिया गया है। 2.5 किलोमीटर का तो कर दिया, वहां वर्क्स वगैरह कटने लगे। मेरा आग्रह है, हम हिसार के रहने वाले और कहीं भी जिसने हिसार जाना है, कहीं से भी, इधर से चंडीगढ़ की तरफ से 18 किलोमीटर फालतू जाना पड़ता है, बड़े दुख की बात। दूसरा, अनएम्प्लॉयड यूथ की बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम। अनेक बच्चे 30, 35, 40 साल के, वो बेचारे बिना ब्याह मरेंगे, इतना बुरा हाल है। सरकार को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए।
और एक ईबीपीजी के बच्चे थे, 200 बच्चे हर बिरादरी के हैं जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, सारी जातियां जिसमें जाट, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी सब है। सर 2015 से बेचारे तड़फते फिर हैं, उनको रोजगार नहीं दे रही सरकार, ठीक से पैरवी नहीं की गई कोर्ट में भी, और उनका बहुत बुरा हाल है। तो सरकार, इनका बहुत बड़ा योगदान है सरकार बनाने में, तुरंत ध्यान देना चाहिए। सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है। इसके अलावा ये बेचारे छोटा छोटा मिट्टी का काम करते हैं, 14,000 में 1 किला खरीदते हैं, डंपर वाले, ट्रैक्टर वाले, उन पे 2-2 लाख 5-5 लाख का चालान हो जाता है, परमिशन नहीं दी। परमिशन के लिए रिश्वत लेते हैं खुली, 45 दिन कहते हैं हमारे पास है भाई, अभी तो तेरा महीना ही हुआ है। बहुत बुरा हाल है। ये मिट्टी का काम जिस तरह यूपी में परमिशन है, उसी तरीके से यूपी में बीजेपी की सरकार है, 7 दिन में बिना पैसे के परमिशन मिल जाती है। इसके लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसको माइनिंग डिपार्टमेंट से अलग कर दिया जाए, ये सिस्टम बहुत जरूरी है इस वक्त। दूसरा, एक नारनौंद बाईपास की हमारी 3 मेन मांग थी। नारनौंद बाईपास, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, लेकिन एक सिर्फ हमारी मांग पूरी हुई है, मसूदपुर माइनर की। दोनों मांग बहुत जरूरी है। और एक तो दुष्यंत से कनेक्टेड है, हल्का भी इसका है, बाबू बेटा दोनों गए थे, अब भी जाते, उद्घाटन भी करें, फिता भी करते। अरे भले आदमी, मेन मांग है सारे गांव कनेक्शन, इससे 12 के गांव, उचाने के गांव, इधर खांडे से लेके, पेटवाड़ से लेके, बास से लेके, इधर जुलाने से लेके, जिसने भी इधर जाना है 12 की तरफ या उचाने की तरफ, बहुत जरूरी है। नारनौंद बाईपास में कहता हूं भाई, कहीं से निकाल दो रे, जल्दी निकालो। ये सरकार थारी जाने वाली, फिर क्या कर लोगे, फिर कुछ नहीं बनना भाई। इसके अलावा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, 1.25 किला जमीन मुख्यमंत्री जी कह के आए थे, अभी ये समाज जो करा था उसमें भाई, ये हम बिजली के टूटे फूटे से पड़े हैं, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करके इसमें जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके अलावा लेक्चरर की तनख्वाह, 14 साल के कॉलेज लेक्चरर 16,000 रुपए में काम करे, 15 साल से, बड़े जुल्म की बात है। पीएचडी बच्चे, बेटे बेटियां, सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा हो गया जी। अरे भाई, अभी तो शुरू हुआ, टाइम हो गया 5 मिनट, हमारा तो बहुत 5 मिनट का था, हो गया दादा। बहुत ही चिरंजीवी राव जी, इशू है, दे दो आप, इशू है, दे दो, लिख के फायदा, लिख के तो खूखा। तो 5 मिनट होगी, 5:15 होगी, 5:15 होगी। जो है मुआवजा जबरदस्ती डाल रखा है, सेक्टर 24 पे, इसमें पंचकूला, दूसरे सेक्टरों पे मुख्यमंत्री जी ने लिख के वायदा कराया, मुंह जबानी वायदा करा। पिछले दिनों कहने लगे, मैं कहना नहीं चाहता सदन, नवंबर में फारिग कर दूंगा। जुल्म की बात है। यहाँ क्या हुआ, लिखित वायदा, चिरंजीवी राव जी, मौखिक वायदा। उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद, आप लोग ने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी पिछले दिनों में राजस्थान में चुनाव हुए थे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर घोषणा करी कि वहां के लोगों को 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। तो मेरी आपके माध्यम से मांग है, हमने तो आपकी सरकार 9 साल से बनाई हुई है, हमारे यहाँ पर 1150 रुपए लगातार गैस सिलेंडर मिला। यहाँ भी लोगों ने क्या गुनाह किए हैं कि उनको 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि 450 रुपए में यहाँ भी गैस का सिलेंडर दिया जाए। दूसरा, मैं सरकार से ये प्रार्थना करूंगा कि जातिगत जनगणना जो एक पूरे देश की आज मांग है, उसको हरियाणा के अंदर भी कराया जाए। अगर हम सामाजिक और आर्थिक रूप से चाहते हैं, नहीं एक बीच में नहीं, वो बोल रहे हैं सामाजिक और आर्थिक रूप उसके से बाद बता देना। अगर हम मजबूत करना चाहते हैं किसी समाज को, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको हरियाणा के अंदर उसको लागू किया जाए। देखिए, यही तो तकलीफ है बहुत सारे लोगों की, वो नहीं चाहते हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक समान रूप से जो अधिकार है वो सबको नहीं मिल पाएंगे। तो मेरी आपके माध्यम से ये है कि इसको यहां पर कराया जाए। दूसरा,
हमारा ये प्रदेश है एक्सीडेंटल रेट के ऊपर सबसे ज्यादा अगर कहीं एक्सीडेंट होते हैं तो हरियाणा के अंदर होते हैं। हमारी सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से एक्सीडेंट के जो रेट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ये रेट का डाटा है, जिसमें 2021 के अंदर 14,830 एक्सीडेंट हुए थे और 2022 में ये बढ़कर 16,000 हो गए। तो मुझे लगता है सबसे जरूरी हम लोगों के लिए है कि हम इस और ध्यान दें। हमारे जो हाईवेज हैं उनके ऊपर बहुत जगह आप लोगों ने भी देखा होगा सही तरह के साइन नहीं लगे होते या कहीं जगह वो खराब हो चुके होते हैं, तो उनको ठीक करने की जरूरत है ताकि इस तरह की चीजें वहां पर ना होए। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या आज जो प्रदेश की है वो बढ़ता प्रदूषण है। उस पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। आज हम देखते हैं किस तरह से हमारा जो AQI रेट है वो कितनी जगह 900 से ऊपर हमारा दिल्ली गुड़गांव के अंदर चले जाता है, उसको हम किसी भी तरीके से ठीक करें। इसके अलावा स्पोर्ट्स स्टेडियम की एक बहुत बड़ी कमी मुझे लगता है आज इस प्रदेश के अंदर है। बहुत सारे हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ना मिलने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग भी करूंगा कि ये बहुत लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं जिन्होंने किसी भी रूप से इस प्रदेश का नाम रोशन करने के बजाय कहीं कमी किया है। हमारे जो नीरज चोपड़ा हैं उनको मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे तो आज के युवाओं को नए खेलों की तरफ जो हमारा ध्यान है उनका बढ़ेगा। हर विधानसभा सत्र के दौरान मैंने ये मांग उठाई थी। हमारे रेवाड़ी और धारवेड़ा के अंदर जो बस स्टैंड अब तक नहीं बन पाया है, आज करीबन 7 साल बीत चुके हैं। जब मेरा पहली बार सवाल लगा था तब मैंने ये प्रश्न भी लगाया था ये कब बन जाएगा। हर वर्ष जो जवाब आता है उसमें यह आता है कि बहुत जल्द काम इसका शुरू हो जाएगा। तो मेरी आपके माध्यम से ये मांग है कि बहुत जल्द हमारा ये बस स्टैंड जो रेवाड़ी है और धारवाड़ा का है ये बन जाए। इसके अलावा एक 200 बेड के हॉस्पिटल की भी घोषणा सरकार द्वारा करी गई थी। आज करीबन 7 साल बीत जाने के बाद भी उसका काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। तो मेरी आपसे ये मांग है कि उसको जल्द यहां पर बनाया जाए। 2016 के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज की भी घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री जी ने करी थी, उसके ऊपर एक ईंट भी आज तक नहीं लग पाई है। मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि उस काम को जल्द कराया जाए। एम्स का तो मैंने आज मेरा सवाल भी उसके ऊपर लगा था। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े ही दुख की बात है कि आज हमारी माताएं बहनें धरने के ऊपर बैठी हुए हैं कि एम्स को बनवाने के लिए, जहां 9 साल बीत जाने के बाद भी उसका काम शुरू नहीं हुआ। बहुत बार हमें आश्वासन दिए गए कि उसका काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, पर आज उसकी जो बाउंड्री वॉल है उसका काम भी अब तक ना शुरू होना यह दर्शाता है कि भाई कितनी सरकार की ये इच्छा है इसको बनाने की। इसके अलावा एक पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या हमारे रेवाड़ी शहर के अंदर है। उसके लिए ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि एडिशनल वाटर टैंक बनाया जाएगा, पर उसके ऊपर कोई काम नहीं हो पाया। ये सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बहुत नारे देती है, पर हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से। हो गया जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे इस गरिमामय सदन में बोलने का अवसर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा जहां बेरोजगारी की बात आती है उसमें CMI की रिपोर्ट के आधार पर अगर मैं बात करूं तो आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 बन चुका है। जहां का युवा इतना प्रतिभाशाली और इतना इंटेलिजेंट है कि अगर उसे अवसर दिया जाए तो अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन अफसोस यह है कि सरकार ने उन्हें रोजगार देने की बजाय एक ऐसा योजना के माध्यम से गुमराह किया है जिसे कौशल रोजगार योजना का नाम दिया है, जिसका न कोई आधार है न कोई भविष्य, जिसमें न कोई ट्रांसफर पॉलिसी है न कोई रिजर्वेशन, और PhD और MSc BEd बच्चे भी अपनी दर-दर की ठोकरें खा रहे। और उसका परिणाम यह है कि या तो उस मायूसी में नशे की तरफ बढ़ रहे हैं या अपराध की तरफ।
जिससे प्रदेश के अंदर सामाजिक परेशानियों का सामना हर आदमी को करना पड़ रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस बात को, जो ठेकेदारी सिस्टम को उन्होंने कच्ची भर्ती में तब्दील किया है, इसको एक अच्छा रूप देकर के उन लोगों को रोजगार के अंदर मदद की जाए और जो हमारे युवाओं का भविष्य बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है उसे उज्जवल भविष्य में कन्वर्ट करके दिखाएं। अध्यक्ष महोदय, दूसरी समस्या गुरुग्राम से संबंधित है, जो मैं कहना चाहता हूं। अगर मैं उसे हरियाणा का गेटवे ऑफ हरियाणा कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस शहर में 500 फॉर्च्यून कंपनी में से 400 के आसपास के हेडक्वार्टर्स हों और वहां पर पीने का पानी दूषित हो, वेस्ट मैनेजमेंट गलत हो, गार्बेज कलेक्शन होती नहीं हो, सफाई नाम की चीज नहीं हो, कलेक्शन रेवेन्यू का सबसे ज्यादा प्रदेश को देता हो, उस प्रदेश के अंदर वहां की कार्य क्षमता क्या है, किस तरह का मैनेजमेंट सरकार कर रही है, किस तरह के लोगों को वहां पर आप आकर्षित करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार उस पर ज्ञान दे और संज्ञान ले कि जो परेशानियां आज गुड़गांव के अंदर देखी जा रही हैं उनको समय रहते हुए निश्चित तौर पे बहुत जल्द से जल्द उनको ठीक करा जाए। तीसरा, अध्यक्ष महोदय, आम आदमी की बात सुनते हैं कि आज मेरा बीपीएल कार्ड काट दिया गया है। जब पूछा जाता है कि क्यों काटा गया तो बताया जाता है मेरी इनकम ज्यादा दिखा दी गई है या मेरा बिजली के बिल की अदायगी ज्यादा दिखा दी गई है। और उन त्रुटियों को ठीक कराने के लिए वो व्यक्ति जो अपनी गरीबी के आलम को लेकर के जगह जगह जाके अपने ठोकरे खाता है, लेकिन सरकार उस पर कोई संज्ञान नहीं लेती। मैं चाहता हूं कि सरकार समय रहते हुए उनकी तरफ ध्यान दे और वो ऐसे व्यक्ति को वहां नियुक्त करे जो ऐसी छोटी सी त्रुटि को ठीक करके उस बीपीएल कार्ड को वापस रिन्यू करे, ताकि उस गरीब आदमी को परेशानी का आलम ना झेलना पड़े। अध्यक्ष महोदय, बढ़ते हुए नशा, जो आपने देखा होगा पंजाब की छाया हरियाणा तक पहुंच रही है। आज स्कूल से लेके कॉलेज तक आप देखेंगे तो नशे का आलम बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है इस बात पे विशेष तौर पे ध्यान दें। और अध्यक्ष महोदय, जहां तक ओबीसी की बात है, मैं समझता हूं कि स्वर्गीय राजीव जी ने महिला आरक्षण पंचायतों में शुरू किया था। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिल पास किया, लेकिन इसकी कोई नीति नहीं कि कब लागू होगा, क्योंकि वो जनसंख्या पर भी आधारित है और उसके बाद डिलिमिटेशन के ऊपर भी। हम ये चाहते हैं कि ओबीसी के अंदर महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, ताकि हमारी महिला शक्ति है उनको समय पर हम उनके हक और अधिकार की बात उनके सामने पेश कर सके। अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2-3 बातें मेरे क्षेत्र से जुड़ी हुई कहना चाहता हूं कि बहुत लंबे समय से इंतजार था सबका साथ सबका विकास। आज मेरे यहाँ क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा है, यहाँ तक कि जो पार्क को देखने वाले माली थे उनको 8-8 महीने से आज तनख्वाह नहीं दी गई है। एक बाईपास की मांग बहुत लंबे समय से की जा रही है। एक आईएमटी हमने घोषित करवाया था कांग्रेस के टाइम पे, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर साहब ने उसको आई घोषित कर दिया। न आईई मिला न आईएमटी बढ़ा, यानी न तो कुछ इधर का हुआ न उधर का हुआ। ये हमारी परिस्थितियां हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार समय रहते हुए उन पर ध्यान दे। और एक मेडिकल कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रस्तावित था, जिसके ऊपर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमने भी लेटर लिखा है, आपके वाइस चांसलर ने भी लेटर लिखा है, एमपी ने भी लेटर लिखा है, लेकिन अब तक उसके ऊपर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया है। मैं चाहूंगा कि इन सब बातों पे आप ध्यान देंगे। आपका धन्यवाद। डिप्टी स्पीकर महोदय, आज सरकार को बड़े 9 वर्ष से कुछ ज्यादा का समय हो गया और मुख्यमंत्री जी की तरफ से बड़ा दावा किया गया था 9 साल जब पूरे हुए तो इन्होंने 9 बड़ी उपलब्धियां अपनी बताई कि हमने इस 9 वर्ष के अंदर प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई सरकार में बैठे लोगों ने। जहां इस 9 वर्ष में भ्रष्टाचार बढ़ा, महंगाई बढ़ी, कानून व्यवस्था खत्म हुई, जहां इस 9 वर्ष में बेरोजगारी बढ़ी, अब कुछ सरकार की जो
बड़ी उपलब्धि है वो आपके सामने बताना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। आज इस सरकार के अंदर 2,09,000 से ज्यादा पोस्ट जो वेकेंट है। जिस सरकार के अंदर 45-48% कर्मचारी अगर कम होंगे वो सरकार कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। आज ऐसी हालत है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं। आज 71,000 से भी ज्यादा पोस्टें जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में वेकेंट है। अगर इतनी पोस्ट वेकेंट होंगी तो फिर मान करके चलो कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। जो मीडियम क्लास के लोग हैं या जो अपर क्लास के लोग हैं वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ले जाकर के पढ़ा सकते हैं, लेकिन आम आदमी का जब बच्चा है जो मजदूरी करता है, जो लैंडलेस व्यक्ति है, उसका बच्चा जो है किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ पाएगा, किसी भी तरीके से एजुकेशन नहीं ले पाएगा। ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है 9 वर्ष में। आपको ये उपलब्धि भी बतानी चाहिए थी। उसके साथ साथ जो एम डिपार्टमेंट में उनका जिक्र कर रहा हूं। एजुकेशन के बाद लॉ एंड ऑर्डर जो है, हर प्रदेश जब भी प्रोग्रेस करता है तभी तरक्की करता है जब उसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ज्यादा अच्छी हो, लोगों का विश्वास बढ़ता है, इंडस्ट्री आती है, हर आदमी ये सोच करके अपना कारोबार करता है कि मुझे वहां किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। अकेले पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आज जो है 21,500 से भी ज्यादा पोस्ट वैकेंट है। जहां इतनी पोस्ट वैकेंट है वहां उसके साथ साथ हजारों पुलिस के कर्मचारी ऐसे लोगों के साथ गार्ड के रूप में लगाए गए हैं जो अपराध को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ये मैंने बाकायदा तौर पे विधानसभा में एक सवाल लगा करके पूछा था कि किन किन लोगों को आपने सुरक्षा दे रखी है, और उसमें सरकार की तरफ से हजारों कर्मचारियों के बताया गया था कि इन लोगों को हमने सुरक्षा प्रदान कर रखी है। और जिनको सुरक्षा प्रदान कर रखी है मैंने पूछा कि क्यों दे रखी है, तो ये बताया गया था उस वक्त में कि इनको थ्रेट है। और मैंने ये पूछा ये थ्रेट क्यों है, और थ्रेट जिन लोगों से उन लोगों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी है। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं था, सरकार साइलेंट थी, चुप थी, बता नहीं इसकी। केवल उन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है ज्यादा जो लोग अपराध में बढ़ाने में ज्यादा मदद करने का काम करते हैं। उसी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ मिनिस्टर है, नहीं हेल्थ का तो वैसे भी इन दिनों में दिवालिया पिटा हुआ था। पिछले 2-3 महीने से मुख्यमंत्री जी के ऑफिस का हेल्थ मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा विवाद था, जिसकी वजह से हरियाणा के लोगों को बहुत दिक्कत और कठिनाई का सामना करना पड़ा। आप बैठ करके समझौता करते हो कि आओ बैठ करके इस मामले को सुलझा लेते हैं, उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है। इतनी इस तरह के हालात हमारे प्रदेश के हैं कि मुख्यमंत्री अपने मिनिस्टर्स को भी अपने साथ लेकर के नहीं चल पाते, मिनिस्टर को रुष्ट कर देते हैं, मिनिस्टर फिर फाइलें नहीं निकालते, उसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर 14,864 से ज्यादा पोस्टें वैकेंट है, जबकि टोटल पोस्ट 25,000 है। मतलब 50% से भी ऊपर 60% के करीब पोस्टें जो वैकेंट है। अगर 60% पोस्ट वैकेंट होगी, गरीब आदमी का इलाज कहाँ होगा, किस हॉस्पिटल में जाएगा, कहां जाकर के अपने एक्सरे कराएगा, कहां जाकर के अपनी MRI कराएगा, कहां जाकर के कोई और दवाइयां लेने का काम करेगा। आप एक बिल लेकर आए हो, मैंने सुना है, जिसमें कह रहे हो कि जब तक डेड बॉडी हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाएगी जब तक उसका पूरा पैसा नहीं दे दिया जाएगा। इस तरह का बिल भी आप लेकर के आए, क्या बात होगी? टाइम हो गया आपको इसीलिए बैठा रखा है यार। नहीं, आपका आधा मिनट है, आधा मिनट में 1 मिनट पहले आपने बोल दिया था। सर आपको तकलीफ हो जब वो देखा आपकी तरफ फट देसी बजा पहले बोल देते, उसमें काउंट होगा पहले टाइम से।
पहले बोले बता। 2-3 चीजें मैं वो बता दूं बस। एक चीज बता दो, काम की बात बता रहा हूं, कोई गलत नहीं बता रहा। इरिगेशन डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको हैरानी होगी सुनकर के 20,463 टोटल पोस्ट है, जिसमें से 12,144 पोस्टें वैकेंट है। जो कृषि से जुड़ा हुआ मामला है, किसान से जुड़ा मामला है, रोज किसान की बात करते हो, रोज किसान को ताकत देने की बात की जाती है। धन्यवाद। इरिगेशन डिपार्टमेंट का दिवाली है, श्री तो पिट गया। भव्य बिश्नोई जी, रिटर्न में धन्यवाद दे दो, उपाध्यक्ष जी। रिटर्न में दे देना, आज अपने निर्धारित समय में रिकॉर्ड में चली जाएगी, रिकॉर्ड में आ जाएगी। हरियाणा और आदमपुर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। महोदय, हरियाणा में सबसे ज्यादा ढाणियां यदि कहीं हैं तो वो हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में है। प्रदेश में सबसे ज्यादा फसलों की सिंचाई यदि नहरों से होती है तो वो भी इन तीनों जिलों में होती है। यहां तक कि राज्य की 1630 नहरों में से 666 यानी कि 1/3 से भी ज्यादा नहरें हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में है। महोदय, आपके माध्यम से मेरी माननीय सिंचाई मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे इन तीनों जिलों में और विशेष रूप से आदमपुर हल्के के गांव बालसमंद, बुढ़ाक, बांडाहेड़ी, डोभी, खारिया, सुंडावास, चौधरीआड़ी, तेलनाड़ी, कुतियाड़ी तथा नलवा हल्के के गांव बासड़ा, सरसाणा, गावड़, गुरछी, चौधरीयास, पनियारचक इत्यादि में नहरी पानी किसानों को पर्याप्त मात्रा में देने का काम करें। यहाँ के किसान सिंचाई पानी के पानी को लेकर काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं और उनकी मांग है कि महीने में कम से कम 2 सप्ताह पानी इनको दिया जाए। साथ ही महोदय, पीने के पानी के लिए भी ढाणियों के जो किसान हैं उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों से बात करते हैं तो सुनने को मिलता है कि एक दायरे के बाहर किसानों को ढाणियों में सरकारी खर्चे पर नल नहीं लगाया जा सकता या पाइपलाइन नहीं बिछाई जा सकती। ऐसी कोई पॉलिसी प्रावधान बजट सरकार द्वारा नहीं है। महोदय, नीतियां सरकार बनाती है और नीतियां जनता के लिए बनाई जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी देश और प्रदेश के लिए अक्सर वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी कामयाब नहीं होती। प्रत्येक इलाकों की और वहां के लोगों की अपनी अपनी अपेक्षाएं होती है, मांगे होती, जरूरतें होती हैं, जिन्हें मद्देनजर रखते हुए, जिनका सम्मान करते हुए सरकार को बॉटम अप अप्रोच के साथ नीति निर्माण करना चाहिए। आदमपुर और आसपास के क्षेत्रों की जायज मांगों को ध्यान में रखते हुए यदि सरकार को अपने पॉलिसीज में, अपने नियमों में संशोधन भी लाना पड़े, रिलैक्सेशन भी लाना पड़े, तो गंभीरता के साथ इन पर विचार विमर्श होना चाहिए। दूसरा विषय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आदमपुर बस स्टैंड से प्रतिदिन 1000 से 1200 यात्री विभिन्न रूटों पर बसों में यात्रा करते हैं। आदमपुर बस स्टैंड की हालत इतनी खराब है कि मामूली बरसात के बाद भी कई फुट पानी इकट्ठा हो जाता है। बस स्टैंड की 4 दीवारी इमारत की छत, महिला एवं पुरुष शौचालय, सीवर लाइन, फर्नीचर इत्यादि काफी खराब हो चुके हैं। इस बस स्टैंड का निर्माण सन 1981 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पूर्व चौधरी भजनलाल जी ने अपने कार्यकाल में किया था, लेकिन कई वर्षों से यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई रेनोवेशन नहीं हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आदमपुर बस स्टैंड का भी नवीकरण जल्द से जल्द हो। तीसरा मुद्दा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आदमपुर के सरकारी अस्पताल की ओर दिलाना चाहता हूं। आदमपुर सिविल हॉस्पिटल में चिकित्सा उपकरण और स्टाफ की भारी कमी है। एक्सरे मशीन के लिए स्टाफ, फिजिशियन, सर्जन के पद खाली हैं। टेस्टों के लिए लैब, अल्ट्रासाउंड मशीन इत्यादि उपकरणों की कमी है। इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कमी है जिनके कारण अक्सर कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। पहले भी सदन में मैंने ये मांग उठाई और एक विस्तृत रूप से मैंने पत्र भी मंत्री जी को दिया, लेकिन अब तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, विषय वैसे तो बहुत हैं। आदमपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम से संबंधित, ढाणियों में बिजली से संबंधित, युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार से संबंधित, लेकिन समय का अभाव होने के कारण अंत में मैं सदन में उपस्थित आप सभी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, अध्यक्ष जी से, उपाध्यक्ष जी से, मंत्रीगण, विधायकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्रेस के हमारे साथीगण, सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आगामी 26 दिसंबर को प्रातः 10:15 बजे आप मुझे और मेरे भाई चैतन्य को आशीर्वाद देने आदमपुर जरूर पहुंचे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जांच प्रक्रिया में माननीय सदस्य की भी किसी भी प्रकार